ही आहे सिद्धोधन राजाची राजधानी कपिलवस्तू है ना? फोन फोन आहे ना? हे खोदकामामध्ये निघले, हे स्तूप आहेत, हे खोदकामामध्ये निघालेले आहेत. ही शुद्धोधन राजाची राजधानी आहे. मोठा तो राजवाडा त्यांचा. याच्यामध्ये 3 ऋतू होते, महल होते. याच्यातून निघलेले खोदकामात निघलेले. खोदकामात वरचा तोडून टाकायला असतं, त्याच्यावरती तोडले ना 3. हे काय याच्यात दाखवलं ना? त्याच्यात दाखवलं की गोल्ड हे सोन्याचं आहे ना? नवरा बोलतात ते पहिले. और मेरा नाम जो है राजू गुप्ता, मैं यहाँ की गाइड हूँ। 10 साल से गाइड का काम कर रहा हूँ। और अभी हम लोग जो है प्राचीन शाक्य वंश के जो राजा शुद्धोधन के राजमहल में प्रवेश कर चुके हैं, जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध जो है 29 साल तक बैठे हुए थे। ये उनकी जो है राजमहल है। इस जगह का नाम जो है कपिलवस्तु दिया गया था पहले भी, और कपिलवस्तु नाम जो है राजधानी का नाम भी कपिलवस्तु और राज्य का नाम भी कपिलवस्तु से इसको जो है पहचाना जा रहा था। लेकिन अभी इस जगह का एक नया नाम दिया गया है तिलौरा कोट। इसका जो है एक नया नाम है इस जगह का तिलौरा कोट। तिलौरा कोट, तिलौरा कोट अभी मैं बता रहा हूँ। और मैं एक कोट के बारे में बताऊंगा। तो भगवान गौतम बुद्ध की ये जो राजमहल है ये 3 किलोमीटर में फैला हुआ है। ये 3 किलोमीटर में राजा शुद्ध आज से 2600 साल पहले ये जो राजमहल था, भगवान गौतम बुद्ध जब अपने जो है राजकुमार जब थे तो यहाँ पे बैठे हुए थे, तो उस समय ये पूरे लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया था। 2600 साल पहले यहाँ पे ईटा का इस्टेब्लिश नहीं हुआ था, तो लकड़ी और मिट्टी से बनाया गया था। तो राजा शुद्धोधन ने राजमहल के अंदर प्रवेश करने के लिए 4 द्वार बनाए हुए थे। उसमें से अभी हम लोग जो है पश्चिम द्वार पे है। इस पश्चिम गेट है, ये राजधानी के अंदर प्रवेश करने के लिए मेन प्रवेश द्वार है। और इस प्रवेश द्वार में 3 चेक पॉइंट बनाया गया था उस समय, और 3 जगह चेक करके एंट्री किया जाता था। और ये बाहर में राजा शुद्धोधन पूरे बाउंड्री वाल बनाए हुए थे। वो बाउंड्री वाल मिट्टी से बनाया गया था, जिसको रैम्पार्ट बोलते हैं। तो मिट्टी से 8 मीटर की हाइट में था, यानी कि 25 फीट हाइट में था। 25 फुट हाइट में था, 8 मीटर के हाइट में, और 10 से 12 फीट चौड़ा। ऐसे उन्होंने पूरे राजमहल को जो है उन्होंने बाउंड्री वाल से बनाए हुए थे, घेरे हुए थे। और उसके बाद में जो है फिर बाहर में राजा शुद्धोधन कोई दुश्मन अंदर प्रवेश न कर जाए, इसलिए उन्होंने 22 फीट चौड़ा नहर भी बनाए हुए थे। और नहर भी ये नहर भी पूरी राजधानी को घेरा हुआ था। और नहर में राजा शुद्धोधन सर्प और गोही पाले हुए थे। और उस नहर का पानी राजा शुद्धोधन, यहाँ पे एक बहुत बड़ी नदी है जिसका नाम भागीरथी नदी पहले कहा जाता था, अभी उस नदी का नाम जो है बाणगंगा। तो उस नदी का पानी जो है राजा शुद्धोधन अपने वाटर कैनल नहर में यूज करते थे। तो वो नहर का पानी उस तरफ से यूज करते थे, फिर ऐसे बहते बहते फिर उस नदी में मिल जाता था। इस तरीके से बनाए हुए थे। और राजधानी जो है, आप जहाँ भी राजधानी देखें, प्राचीन राजधानी नदी के किनारे में ही बनाया जाता था, ताकि ट्रांसपोर्टेशन के लिए, आवाजाही करने के लिए जो है सुविधा, उस समय गाड़ी घोड़ा नहीं होता था, तो इसलिए बनाया जाता था। तो राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी जो है शाक्य वंश, राजा शुद्धोधन शाक्य वंश के थे और माया देवी कोलिया वंश के थे। माया देवी और राजा शुद्धोधन एक आपस में जब विवाह किए, विवाह करने के कुछ किताबें में 10 साल पश्चात लिखा हुआ है, कुछ किताबें में 20 साल पश्चात लिखा हुआ है। तो भगवान गौतम बुद्ध की जब माया देवी का गर्भधारण हुआ, माया देवी सपने में सफ़ेद हाथी देखी। हाथी देखने के बाद में जो है हाथी के 7 सूंड वाला हाथी कमल के फूल लेकर उनके जो है पलंग पे उनके बेड को जो है 3 प्रकार परिक्रमा करके बोधिसत्व का प्रवेश हुआ। तो इसी सपना देखने के बाद में भगवान बुद्ध की माया देवी का जब गर्भधारण हुआ, गर्भधारण होने के 10 महीने बाद इसी जगह से माया देवी अपने पुत्र भगवान गौतम बुद्ध के जन्म देने के लिए अपने मैके जा रही थी। उनका मैके जो है देवदा, यहाँ से 75 किलोमीटर दूर है देवदा एक जगह। उनका कोलिया वंश के मैके था। तो कोलिया वंश की राजकुमारी माया देवी थी। तो वो कोलिया वंश की परंपरा अनुसार माया देवी को अपना पहला बच्चा अपने मैके में पाना था, इसलिए जा रहे थे। तो उस समय क्या होता था कि माया देवी जब यहाँ से जाते थे, तो यहाँ से एक जगह है अरोड़ा कोट बोलते हैं, तो वहाँ पे जाके माया देवी कुछ समय विश्राम की। फिर वहाँ से आगे चली तो दोहनी एक जगह है, वहाँ पे विश्राम की। उसके बाद में कर्मा एक जगह है, वहाँ पे विश्राम की।
उसके बाद में लुम्बिनी पहुंची थी महादेवी। तो लुम्बिनी गार्डन में जब पहुंची तो उन्होंने एक तब तालाब जो पुष्करणी तालाब है उसमें स्नान करके जब महादेवी बाहर आ रही थी तो उनका जो है अचानक डिलीवरी का टाइम हो गया और उसी जगह पे भगवान गौतम बुद्ध का जन्म होने के पश्चात महादेवी फिर अपने मैके नहीं गई, कपिलवस्तु वापस लाया गया इसी जगह पे। और इस जगह पे जब भगवान बुद्ध जन्मे उनके उसके 5 दिन बाद राजा सुद्धोधन ने ऋषि मुनि को बुलाकर उनकी नामकरण किया गया, नाम रखा गया। तो नाम रखते समय सब लोग मिलकर नाम दिए थे सिद्धार्थ। सिद्धार्थ का अर्थ होता है उन्होंने जो करना चाहेंगे वो सिद्ध करके ही छोड़ेंगे, इसलिए नाम दिया गया था सिद्धार्थ। और उसके उनके जो नाम दिया गया, नाम के पीछे भविष्यवाणी भी किया गया था। तो भविष्यवाणी क्या किया गया कि 107 लोग जो है बोले थे कि सिद्धार्थ अगर गृहस्थ पालन करेंगे तो कपिलवस्तु का सम्राट ही बनेंगे, यदि उन्होंने गृह त्याग किया तो बुद्ध ही बनेंगे। लेकिन कौंडिन्य नाम के एक ऋषि थे, उन्होंने कहा नहीं, सिद्धार्थ कपिलवस्तु का राजा नहीं बन सकते, सम्राट नहीं बन सकते, उन्होंने गृह त्याग करके बुद्ध ही बनेंगे। और उससे उनसे पहले ऋषि असित नाम के जो ऋषि मुनि थे वो भी भविष्यवाणी कर चुके थे। तो राजा सुद्धोधन ने कहा कि हमारा जो पुत्र सिद्धार्थ कपिलवस्तु का सम्राट क्यों नहीं बन सकते। तो ऋषि मुनि ने कहा कि अगर सिद्धार्थ अगर इस संसार में दुख देखेंगे, दुख महसूस करेंगे तो उन्होंने गृह त्याग कर देते, दुख को सहन नहीं कर पाएंगे। तो राजा सुद्धोधन ने सिद्धार्थ राजकुमार को बैठने के लिए उनकी 3 महल इसके अंदर बनाया गया था। एक गर्मी समय का महल, एक बरसात समय का महल, एक ठंडा समय का महल। तो 3 मौसम का महल सिद्धार्थ के लिए ओनली बनाया गया था। और सिद्धार्थ को बाहर जाने की कोई ज़रूरत ना पड़े इसलिए राजा ने अंदर में मार्केट भी बना दिए। और राजधानी के अंदर, इस महल के अंदर उस समय जो है रोगी इंसान, बूढ़ा इंसान, सन्यासी, साधु, ये सब व्यक्ति का एंट्री अलाउड नहीं था अंदर जाने के लिए। ओनली हिस्ट पुष्ट युवा, सुंदर सुंदर युवा और युवती, राजकुमार राजकुमारी ओनली राजधानी के अंदर जाते थे और सिद्धार्थ को जो है वो खिलाते थे, सिद्धार्थ के साथ जो है मार्केट में जाते थे, बाजार करते थे। ऐसे तरह जो है सिद्धार्थ 29 साल तक अपने जीवन इस जगह पे व्यतीत किए होते हैं। तो ये अब सिद्धार्थ ये बहुत महत्वपूर्ण जगह है जहाँ पे सिद्धार्थ अपनी पूरी अध्ययन की 8 साल की उम्र में सिद्धार्थ राजकुमार पूरी स्टडी यहाँ पे कर चुके थे। तो मैं उनकी स्कूल जो जहाँ पे अध्ययन करते थे वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। और इसके अंदर देखने के लिए मैं आपको दिखाऊंगा पहले मार्केट, जहाँ पे सिद्धार्थ का मार्केट था। उसके बाद दूसरा है एक तालाब जहाँ पे सिद्धार्थ राजकुमार स्नान करते थे, मध्य भाग का तालाब। उसके बाद में हम लोग चलेंगे एक गर्मी समय के महल है, वहाँ पे चलेंगे। उसके बाद में हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे तो मेन महल जहाँ पे राजा बैठते थे उस जगह को देखेंगे। उसके आगे और जाएंगे तो ये मेन महत्वपूर्ण गेट है जहाँ से सिद्धार्थ अपने गृह त्याग किए थे, भगवान बुद्ध गृह त्याग किए थे, उस गेट में जाएंगे। फिर वहाँ से वापस आते हम लोग जो है, यदि आप लोग कहेंगे तो फिर उस गेट से, पूरब गेट से 500-600 मीटर बाहर में उनकी माता पिता का समाधि है, राजा सुद्धोधन और रानी महादेवी का समाधि है। अगर कहेंगे तो वहाँ भी हम लोग चलेंगे। तो अभी एक बात और हम क्वेश्चन में, उनके क्वेश्चन जो तिलौरा कोट बोल रही थी कि ये नाम तिलौरा कोट क्यों दिया गया और किस लिए दिया गया। तो तिलौरा कोट का एक अपना अर्थ है, ये इतना पवित्र भूमि है जहाँ पे 3 बुद्ध के जन्म हुआ है। ये तिलौरा कोट का अर्थ होता है TIT, टी का अर्थ होता है 3, लौरा, लौरा का अर्थ होता है अशोक पिलर, अशोक स्तंभ, एंड KOT कोट, कोट का अर्थ होता है प्राचीन शहर। कपिलवस्तु के नजदीक में इसके इर्द गिर्द में 3 बुद्ध के जन्मस्थल है, 3 अशोकन पिलर है जो सम्राट अशोक रखे हुए थे। एक लुम्बिनी में है जहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के जन्मस्थल, एक 9 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में पड़ता है निगलिहवा जगह, वहाँ पे कनक मुनि बुद्ध के जन्मस्थल। और यहाँ से दक्षिण पश्चिम में एक जगह है गुटिहवा क्रकुचंद बुद्ध के जन्मस्थल। तो सम्राट अशोक जब कपिलवस्तु में आए हुए थे तो उन्होंने 3 पिलर लेके आए हुए थे। तो उनके गुरु जो है उपगुप्त मौर्य के साथ आए हुए थे, तो वो 3 पिलर 3 जगह 3 बुद्ध के जन्मस्थल पे रखे, इसलिए कपिलवस्तु के नज़दीक में 3 लौरा है, 3 पिलर है, इसलिए इसको त्रिलौरा कोट है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। करने के बाद जमीन के अंदर कहाँ पे दीवार दबा हुआ है, कहाँ पे बिल्डिंग दबी हुई है, कहाँ पे रास्ता था, सब कुछ जो है उस मशीन से एक्सरे करने के बाद में वो लोग पता लगाए। तो जो हम लोग यहाँ पे वो राजधानी के रास्ता है, तो यहाँ पे जो ये ब्लू कलर का आप देख रहे हैं ये रास्ता है, और यहाँ पे जो ये ऑरेंज का, ये रेड कलर का है, ये लकड़ी का रास्ता है। यानी कि ये ऑरेंज रेड कलर का जो है इसके नीचे भी ब्लू कलर है, यानी कि इस रास्ते के नीचे 19 फीट चौड़ा रोड है, 6 मीटर चौड़ा रोड है, उसी के ऊपर जो है लकड़ी का रास्ता बनाया गया है। और यहाँ पे 100 मीटर बाई 100 मीटर में
राजा सुद्धोधन के मेन महल मिला हुआ है, जो ब्लैक लाइन है। ये काला काला से जो आप देख रहे हैं वो सब बिल्डिंग है और जो अभी जमीन के अंदर ही दबा हुआ है। और यहाँ पे एक पूरब का गेट है, यहाँ से सिद्धार्थ ने गृह त्याग किए थे। ये पश्चिम का गेट है, यहाँ पे सिद्धार्थ जो है ये भगवान गौतम बुद्ध जब बुद्धत्व प्राप्त करके ज्ञान प्राप्त करने के बाद में इसको जो है महाविनिष्कर्मण द्वार बोलते हैं। उन्होंने ग्रेट रिनाउंसिएशन, उन्होंने महान त्याग करके इस गेट से निकल के गए थे। लेकिन जब भगवान बुद्ध बुद्धत्व प्राप्त करने के पश्चात उन्होंने जहाँ से गृह त्याग किए थे वहाँ से वापस नहीं आए हुए थे, इस गेट से वापस आए हुए थे अपनी पत्नी यशोधरा पुत्र राहुल को मुलाकात करने के लिए। इसलिए इस गेट को जो है महाविनिष्कर्मण दो, उन्होंने महान त्याग किए थे। और कहे उन्होंने बुद्ध ने कहा कि भगवान बुद्ध ने कहा कि मैं जहाँ से अपनी राजमहल को छोड़ दिया हूँ फिर वापस उस तरफ से मैं नहीं जाऊँगा। इसलिए उस गेट को जो है बहुत मान्यता दिया जाता है, इसको महाविनिष्कर्मण द्वार। तो ये सब चीज़ें अंदर में है, मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ से खुदाई करने के बाद में ऐसे सामान मिला हुआ था, मिट्टी की मूर्ति, मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की गहना, उसके बाद में पैसा, सिक्का, उसके बाद में औजार जो वो लोग लड़ाई करने में जो औजार रखते थे वो लोग, सब कुछ यहाँ से इसके अंदर मिला हुआ था। तो बाहर में म्यूजियम में रखा गया है। तो म्यूजियम आज और कल बंद होगा क्योंकि नेपाल सरकार की जो है। अभी आप कहाँ हो? अभी हम लोग तिलौरा कोट इधर है क्या? ये जो वस्तुएं मिली वो कहाँ पे? जी जी म्यूजियम में सामान मिला है ना, म्यूजियम इस सामने जो म्यूजियम है ना, आप लोग जो मेन हाईवे से आए हैं तो इस तरफ आए हुए हैं तो यहाँ पे कपिलवस्तु म्यूजियम है। तो कपिलवस्तु म्यूजियम क्लोज है, अभी 2 दिन क्लोज रहेगा। हाँ, तो यहाँ पे जो है अभी हम लोग इस पॉइंट में हैं, यहाँ पे इस जगह पे वेस्ट का गेट है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके काय माहित नाही दादा उत्खनन झालं तर प्रति सगळे जो दादा 20 रुपये देते तर 250 रुपये द्यायचे। चला पुढे या। ही कपिल वस्तू पर्याय म्हणून आपल्याला एवढे दिलेली आहे। सगळे जे ते सांगायला ना माहिती, आपण काय आपल्याला माहितीच नाही तर काय बोलणार। तेवढी सांगायला माहिती ना, अजून काय माहिती पाहिजे? वरून चलते मी खालून चल म्हणलं। एवढी मोठी सिद्धोधन राजाची, मग ते राजवाड्यात ते महल कोटात? अच्छा, पुढे आहेत का? पुढे 3 किलोमीटर चालायचे आपल्याला। मग ते बंगले बिंगले फक्त सोन्याचे हो का? भरपूर झाले ना, 800 नाही हो, जास्त 2500 वर्ष झाली ना। मग तेच ना, मग तेव्हाचा जन्म आहे बुद्धांचा, त्याच्या आधी बॉटल केवढं मोठं झाड आहे। जो गेट है एक मिनिट इकडे ऐका, पुढे चला, पुढे चला, पुढे चला, चला पुढे, चला पुढे बोलले चालायचं। भाई नीचे खड़ा हो के मट्टी से ढककर छोड़ा गया है। तो यहाँ पे अभी हम लोग जहाँ पे है, ये पूरे जो यहाँ इस रास्ते से लेके उस रास्ते तक, वहाँ से लेके वहाँ तक मार्केट है। ये सिद्धार्थ राजकुमार का ये मार्केट एरिया था। तो यहाँ पे जब खुदाई किया गया तो ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर अभी दबा हुआ है। लेकिन ओनली थोड़ा सा एरिया में आर्कोलॉजिस्ट लोग जो है, यूके के आर्कोलॉजिस्ट लोग, लंदन के आर्कोलॉजिस्ट लोग इसको खुदाई किए थे। खुदाई करने के बाद में उनको ऐसे स्ट्रक्चर मिला जो ओरिजिनल ईंट अब जमीन के अंदर ही था। तो सेम साइज का ईंट ऐसे ऊपर से रख के इसको पुनः निर्माण किया गया, इसको पुनः बनाया गया है, तो दिखाने के लिए खाली ओनली। और ऐसे इस जगह पे जैसे शहर में बीच में रास्ता होता है, आजू बाजू में घर बनाया जाता है और दुकानें होती है, सेम उस टाइप का यहाँ पे बनाया गया था। तो थोड़ा सा एरिया में ओनली खाली बनाया गया है, बाकी और तो अभी बनाने का जो है इसको आवश्यकता है, खुदाई करेंगे। लेकिन अभी एक कारण क्या है कि इस जगह जो है ये कपिलवस्तु अभी विश्व संपदा सूची में सूचीकृत नहीं हुआ है। ओल्ड हेरिटेज साइट में इसको रखा नहीं गया है, क्योंकि एक 1899 में इंडिया के आर्कोलॉजिस्ट पीसी मुखर्जी ने कपिलवस्तु को उन्होंने खुदाई करके पता लाया था कि यही जो है भगवान गौतम बुद्ध की राजधानी है। मगर 1962 में इंडिया के एक आर्कोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था देवला मित्र, उन्होंने खुदाई किए। खुदाई के दौरान उन्होंने कहा कि ये राजा सुद्धोधन की राजवाड़ा नहीं हो सकता, राजमहल नहीं हो सकता। उन्होंने इंडिया के कपिलवस्तु को राजमहल हो सकता है ऐसे कह के विवाद कर दिए। तो विवाद होने के बाद में नेपाल में इस जगह पे बहुत सारे आर्कोलॉजिस्ट आए, लेकिन 1997 में
जब लुम्बिनी और कपिलवस्तु को एक साथ विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करने के लिए जब वहाँ पे प्रस्ताव रखा गया, तो इंडिया ने क्या किया कि लुम्बिनी को तो विश्व संपदा सूची में सूचीकृत करने के लिए जो सहमत हो गए, लेकिन कपिलवस्तु का जब बात उठी तो उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कपिलवस्तु है, वो राजा सुधोधन के राजमहल है, आपका कपिलवस्तु नहीं है, ऐसा विवाद हो गया, इसलिए इसको नहीं रखा गया। तो नेपाल गवर्नमेंट ने 2014 में यूनेस्को एक टीम है, उस टीम को आपने ही खुद बुलाकर इस जगह पे रिसर्च करवाने लगा। तो 2014 से 2024 तक यूनेस्को टीम ने यहाँ पे काम की थी। अब पूरे जो है इस जगह पे जितने एविडेंस, जितने प्रमाण मिले, सब इसको जो है ओल्ड हेरिटेज साइट में सबमिट किया गया। इसको जो है बस यही 2025 में इस साल जो है इस जगह को बुल्गारिया एक जगह है, वहाँ पे इसका सम्मेलन होगा, उसके बाद इसको विश्व संपदा सूची में सूचीकृत किया जाएगा। रियल कपिलवस्तु यही है, भगवान गौतम बुद्ध की राजमहल ये है। वहाँ पे जो कपिलवस्तु है वो भगवान बुद्ध की रैलिक स्तूपा है। यहाँ पे एक राजा थे, कौशल का राजा, जिनका नाम था बिरुधब, उनकी पिता का नाम था प्रसांजित राजा जो है श्रावस्ती के राजा थे। तो प्रसांजित जो कपिलवस्तु में आए हुए थे, जब कपिलवस्तु में उन्होंने भ्रमण किए तो एक राजकुमारी से, शाक्य राजकुमारी से विवाह करना चाहते थे, लेकिन शाक्य लोग क्या के शाक्य लोग ओनली कोलिया और शाक्य एक आपस में विवाह करते थे, शाक्य लोग अन्य राज्य में विवाह नहीं करते थे। तो वो कौशल के थे और कौशल के बहुत शक्तिशाली राजा थे, तो शाक्य लोग ना ही नहीं कह पाए। इन्होंने एक युक्ति निकाला कि अगर हम लोग ना ही करेंगे तो वो राजा हम लोग के हमला करेगा, ऐसा वो लोग विवाद में पड़ गए। तो संकट में पड़ गए और एक दासी पुत्री से उनका विवाह करवा दिया गया। दासी राजकुमारी से नहीं, एक दासी कहकर, ये दासी थी और एक दासी की पुत्री थी, एक जो गार्डन में काम करने वाली महिला थी, उनकी पुत्री को एक राजकुमारी कहकर विवाह कराया गया। विवाह करके राजा अपने राज्य में लेकर गए। कुछ समय बाद उनका एक बिरुदप नाम के एक पुत्र का जन्म हुआ। बिरुदप ने कपिलवस्तु अपने मामा के पास इस घर में घूमने आए थे। शाक्य लोग क्या किए कि जब बिरुदप आए हुए थे तो शाक्य लोग पूरे उनकी जो है स्वागत, अच्छे से स्वागत, अच्छा व्यवहार किए। लेकिन बिरुदप जब यहाँ से वापस जा रहे थे तो उसी समय जो है बिरुदप अपनी तलवार कपिलवस्तु राज्य अंतर्गत इसी अंदर में उन्होंने जो खंजर था वो भूलकर बाहर चले गए। अपनी मंत्री के साथ आए हुए थे, मंत्री को बोले कि मैं खंजर भूल के आया हूँ, लेकर आइए। तो बिरुदप की मंत्री जब लेने आए थे तो यहाँ पे शाक्य लोग क्या कर रहे थे, जहाँ पे बिरुदप बैठे हुए थे, जहाँ पे लंच खाना कुछ खाए हुए थे, उस जगह को दूध से पवित्र किया जा रहा था, साफ किया जा रहा था। तो उनकी मंत्री ने पूछा कि मेरा राजकुमार बैठे हुए जगह पे आप लोग दूध से क्यों साफ कर रहे हैं? तो शाक्य लोग वहाँ पे पोल खोली। उन्होंने कहा कि बिरुदप जो है वो कौशल के राजकुमार तो है, लेकिन यहाँ की एक दासी पुत्र है, उनकी माता यहाँ के दासी थी, नौकरानी थी, इसलिए वो लो कास्ट है, हम लोग हाई कास्ट। तो यही चीजें, यही बातें जो है उनकी मंत्री बिरुदप को बोल दिए। और बिरुदप बहुत जेलियस हुए, अपने पिता प्रसांजित से कहे। प्रसांजित बौद्ध फॉलोअर थे, उन्होंने कपिलवस्तु के राज्य के ऊपर अटैक नहीं करने को सोचे, लड़ाई करने को नहीं सोचे। फिर बिरुदप ने अपने पिता के ऊपर चढ़ाई कर दिए और उनकी पिता अजातशत्रु के पास जाते जाते रास्ते में कुछ ऐसे हो गया, घटना घट गया, वो बीत गए। तो फिर बिरुदप वहाँ के राजा हुए और कपिलवस्तु को 3 बार उन्होंने ट्राई किए, प्रयास किए, लेकिन सफल नहीं हो पाए, वापस चले गए। भगवान बुद्ध रास्ते में मिल जाते थे, वापस चले जाते थे। चौथी बार जो है उन्होंने एक दूसरा रास्ता यूज किए और कपिलवस्तु के ऊपर आके अटैक करने लगे। और यहाँ के राजा थे महानाम, भगवान बुद्ध की काका के पुत्र थे महानाम, वो यहाँ के राजा थे। भगवान बुद्ध के पिता सुधोधन बीत चुके थे। तो महानाम को जो है इस जगह पे जब उन्होंने पकड़ा, उनको पकड़ के रखे, तो महानाम को बोले कि आप हाई कास्ट में लो कास्ट, आप जो है उच्च जाति में नीची जाति, तो आप इसके कैसे आप इसको छुटिया सकते हैं, इसको मतलब फर्क कैसे कर सकते हैं? आपका अगर उंगली काटा जाए तो आपका भी रेड कलर का ब्लड निकलेगा, हमारा भी निकलेगा, तो आप कैसे हाई और लो कहते हैं? तो आज एक साथ मैं खाना खाऊंगा, आपके एक थाल में खाना खाना है। तो फिर महानाम ने कहा कि मैं तो खाना खाऊंगा, लेकिन बगैर स्नान किए मैं नहीं खाऊंगा। तो बिरुदप ने कहा कहाँ स्नान करना है आपको, करिए। तो यहाँ से 9 किलोमीटर दूर एक जगह है सगरावा, बहुत गहरा ताल था, वहाँ पे महानाम गए। और महानाम जब नहाने के लिए बहाने गए और डूब कर मर गए। महानाम खुद अपनी सुसाइड कर लिए। तो राजा बिरुदप को बहुत जेलियस हुआ, बहुत गुस्सा हुआ कि ये भी अभी छल कर लिए। अगर एक राजा दूसरे राजा को जब मारता तो एक वीर कहलाता, लेकिन उन्होंने मारने को मौका नहीं मिला, वो अपने ही मर गए थे। तो महानाम बहुत गुस्से में
पूरे चूर हो गए और इस कपिलवस्तु में आकर जितने शाक लोग थे यहाँ पे 77,000 शाक लोगों को पकड़कर एक एक करके जो है गला काट दिया गया वहाँ पर। कत्ल किया कत्ल कर दिया और वापस आए बृहस्पति ना बिरुडब वो कौशल के राजा थे। तो प्रशांत के लड़के उसके बाद में वहाँ से जब वापस आए तो पूरे राजमहल को उन्होंने जला दिए थे, तो पूरे ध्वस्त हो चुका था। तो उसके बाद में सम्राट अशोक आए और उन्होंने पुनः इस महल को ईंट से निर्माण किए थे। जैसे लुम्बिनी में अशोक पिलर रखे थे तो इस जगह पे पिलर न रखकर उन्होंने ईंट से पुनः इस राजमहल को निर्माण किए थे। तो पूरे ऐसे बनाया गया था। तो फिर हम लोग अब आगे चलते हैं, उनकी तालाब दिखाते हैं। ब्राह्मण आता आले हा त्याच्या मागचा उद्देश आहे. ते पहिले ऐका. हनुमानाने छाती पाडली आणि झाड पाडला. राजा सुधोधन ने सिद्धार्थ राजकुमार को जो तालाब बनाए हुए थे स्नान करने के लिए, वही तालाब है। ये जो है ये नीला नीला दिखता ही है. जी ये 30 मीटर बाय 30 मीटर में तालाब बनाया गया था यहाँ पे। अच्छा, हाँ। था। तो जैसे मशीन से एक्सरे किया गया, एक्सरे करने के बाद में इस जगह पे दीवार है, हाँ. इसके अंदर दीवार है जो सम्राट अशोक बनाए हुए थे। इस तालाब को ईंट से बनाए हुए थे, जिसके अंदर दीवार है। तो दीवार अभी मिट्टी के अंदर दबा हुआ है। ये पूरे तालाब जो है मिट्टी से भर गया था। तो इसके जो है अभी वो लोग दीवार को खुदाई किए और खुदाई करने के बाद में यहाँ पे जो है 26 स्टेप ऑफ द ब्रिक बोलते हैं, मतलब 26 ईंट का लेयर है। तो वो लोग यहाँ से मिला हुआ है। और इसके बाद में जो है इसको खुदाई किया गया। खुदाई करने के बाद में जब आर्कोलॉजिस्ट वापस गए उन्होंने प्लास्टिक रखकर मिट्टी से इसको बंद कर दिए, क्योंकि ये तो ओपन कर देंगे तो डैमेज हो जाएगा। इसलिए इस तालाब में जो है राजकुमार स्नान करते थे। अब यहाँ पे है ये जो है उनकी गर्मी समय की महल है। यहाँ पे सिद्धार्थ राजकुमार स्नान करते थे, भगवान गौतम बुद्ध स्नान करते थे। ये वही सॉरी ये जो है यहाँ पे स्नान इस जगह पे स्नान करते थे। और उनकी वो गर्मी समय का महल है, गर्मी सीजन का महल है जो सिद्धार्थ राजकुमार के लिए राजा सुधोधन ने बनाए थे। तो इसको जापान के आर्कोलॉजिस्ट ने खुदाई करके 1967 से लेकर 77 तक इस जगह पे खुदाई किया गया था। खुदाई करने के बाद में 5 रूम और 1 बरंडा, उसके बाद में 4 रूम 1 बरंडा, खाने पीने के लिए कुआं और जो है सिद्धार्थ की स्टडी रूम, बहुत सारा सब यहाँ पे मिला हुआ था। तो ये उनकी जो है गर्मी समय की महल। तो अब हम लोग चलते हैं महल देखेंगे, इसके बाद आगे चलेंगे। साबी येईल बरं का ते पैसे बिशे घेऊन मी राहू चला आली बघ बाबा चप्पल घातली. किती होती ते पण काही सांगा ना. त्यांनी ते पैसे घ्यायला ते आपण गेलो हमेशा बोलतो आता आता पण त्याला पार्टी आले बोलून पाहिजे तिथं कसं आपण गेलो डॉक्टर संजय राजवाडा ते पुरी ते 15 मिनिटं काही ते नेहमी त्यांचं काम झाले ना. तर बघा गौतम बुद्धांना गरमी झाल्यावर हे त्यांचं मन आहे तर इथे येऊन बसायचं. हे झाड आहे बरगद का पेड़ आहे काढतं का नाही. केंद्रीय संरचना परिसर राजू पूर्ण व्हिडिओ पाठवा मला. पूर्ण थांबव तुमचा हात कडा नुसतं मध्ये मध्ये घालून राहिली. उसको खुदाई नहीं किया गया क्योंकि वो खुदाई करने में बहुत खर्च लगेगा और पूरे जो है लाइव आकर उसको इंटरनेट के माध्यम से उसके कैमरा दुनिया भर के कैमरा लगाना पड़ेगा। विश्व के वरिष्ठ आर्कोलॉजिस्ट लोग आएंगे तो सबसे महत्वपूर्ण जगह वो है, तो इसलिए अभी नहीं खुदाई किया गया। बाहर का दीवार खाली खुदाई करके उसको बनाया गया है, वो भी मशीन से एक्सरे करने के बाद में मिला हुआ था। तो वहाँ पे एक उत्तर का गेट है जो मेन इंट्रांस गेट, महल का मेन इंट्रांस गेट है। तो वही चीज़ें अभी खुदाई करके उसको बनाया गया। और यहाँ से जो आप सामने पूरब का गेट देख रहे हैं वही मेन महत्वपूर्ण गेट है जहाँ से सिद्धार्थ ने अपने गृह त्याग किए थे। सिद्धार्थ राजकुमार 29 साल तक अपनी राजमहल में बैठे हुए थे। 16 साल की उम्र में शादी की और 29 साल तक अपनी पत्नी यशोधरा के साथ बैठे थे। जब 29 साल की उम्र में जब रोहिणी नदी का विवाद हुआ
रोहिणी नदी का पानी का लेकर विवाद हुआ साक के लोग और कोलिया लोग को, तो वहाँ से जब वो जो है सिद्धार्थ ने लड़ाई करने के लिए मना कर दिए, उसके बाद में फिर उनको जो है बहुत सारी हिस्ट्री है, उनको राज्य निकाला करवाया गया। तो राज्य निकाला करवाने के बाद में सिद्धार्थ ने जो है एक गृह त्याग करने का जो उन्होंने निर्णय लिया, तो उस गेट से, पूरब का गेट से उन्होंने गृह त्याग किए थे घोड़ा और सारथी छन्ना, कंठक नाम की घोड़ा और सारथी छन्ना के साथ, तो उस गेट से गए थे। तो अभी हम लोग उस गेट में जा रहे हैं। रोहिणी नदी तो यहाँ से दिल्ली से 35 किलोमीटर पूरा चल चल 2 महीने गृह त्याग करें। वगैरे घेऊन इकडे हे सगळं तुम्ही नुसतं जवळूनच काढता भाऊ हात आणत्या तुम्ही आए हुए हैं, जिस गेट का नाम है पूरब का गेट है, इसको महाविनिष्कर्म द्वार बोलते हैं, ग्रेट रिनाउंसिएशन गेट। तो यही गेट है सिद्धार्थ की बुद्धत्व प्राप्ति की यात्रा जो है यहाँ से शुरू हुआ था। उनकी जो है बुद्धत्व प्राप्ति की जर्नी जो थी, तो उन्होंने ये पूरे राजमहल, अपनी पत्नी, उनकी पुत्र राहुल जन्मे के 7 दिन बाद उन्होंने गृह त्याग किए थे। तो वो जो है घोड़ा में बैठ के और सारथी छन्ना के साथ इस गेट से उन्होंने निकल के गए थे ज्ञान प्राप्त करने के लिए। तो एक गेट उस समय 8 मीटर के हाइट में था और यहाँ पे भी 3 दरवाजे लगाया जाता था, बाहर में नहर था। तो यहाँ से 125 किलोमीटर सिद्धार्थ गए थे और वहाँ पे एक अनोमा नदी, जहाँ पे सिद्धार्थ अपने बाल काटे हुए थे, निकाल दिए। कितना किलोमीटर है? 125 किलोमीटर। तो वहाँ पे सिद्धार्थ अपने बाल काट दिए थे, गहना निकाल कर सारथी छन्ना और कंठक घोड़ा को वापस कर दिए थे। तो घोड़ा और सारथी छन्ना जब वापस आ रहे थे, तो घोड़ा आते आते जो है यहाँ से 200 मीटर बाहर में घोड़ा वहीं पे गिर के मर गया था। सिद्धार्थ ने गिरे त्याग किए थे, उसके दुख में घोड़ा बाहर मर गया। तो सिद्धार्थ सारथी छन्ना जो है फिर इसी गेट के माध्यम से राजा शुद्धोधन के गहना और कपड़ा देकर बोले कि सिद्धार्थ ने गृह त्याग कर चुके हैं, यदि उन्होंने इनलाइटमेंट अटेंड करेंगे, अगर बुद्ध बन जाएंगे तो कपिलवस्तु वापस आएंगे, यदि बुद्धत्व प्राप्त नहीं कर पाएंगे तो कपिलवस्तु वापस नहीं आएंगे। ये सब चीज़ें जो कहकर राजा शुद्धोधन को सारथी छन्ना ने बताया। तो राजा शुद्धोधन ने कहा घोड़ा की कहाँ पे है, तो घोड़ा वहाँ पे मर गया, ऐसी चीज़ कहा गया। तो राजा शुद्धोधन जाके वहाँ पे एक घोड़ा का समाधि बना दिए थे। घोड़ा को अंदर दफनाया गया था और उस पर से मट्टी का बनाया गया था। बाद में सम्राट अशोक जो है इस संसार में 84,000 स्तूप बनाए हुए थे, उसके दौरान यहाँ पे भी एक स्तूप बना दिए थे। तो कंठक स्तूप है जो अभी ज़मीन के अंदर ही अभी दबा हुआ है, उनकी झाड़ी है पूरा से। तो देखने में यहाँ से लगेगा कि हाँ आपको स्तूप जैसा है, लेकिन वो अभी ओरिजिनल तो दबा ही हुआ है। तो यही वो जो है महत्वपूर्ण गेट है। और इस गेट का विशेषता क्या है कि आने वाले जो तीर्थयात्री हैं, बुद्धिस्ट जो बौद्ध मार्गी हैं, उनको पहले तो सिद्धार्थ जो यहाँ से बुद्धत्व प्राप्ति की यात्रा शुरू हुआ, तो जो लोग आते हैं तो भगवान बुद्ध ने पंचशील और अष्टांगिक मार्ग जो दिए हुए हैं वो ग्रहण करने का जगह ये पहले फर्स्ट। दूसरा क्या है कि आप अपने जीवन में जो कर्म कर चुके हैं उसको भूलकर एक नया सिद्धांत, एक नया रास्ता लेकर इस जगह से आप चलिएगा, ताकि सिद्धार्थ ने ये संपत्ति और ये सब चीज़ एक क्षणिक है, क्योंकि सिद्धार्थ जगह देखा जाए तो सिद्धार्थ जो सम्राट बनने वाले थे पूरे राजमहल को त्याग दिए। अगर उनकी मोह माया ममता होता तो यहाँ के सम्राट ही बनते, लेकिन उनको ये जगह का ममता नहीं था, ये राज्य का ममता नहीं था, ये जनते के लोगों को ममता था। हम लोग ये जो है संसार में हम लोगों का जो है कैसे पुनर्जन्म से जो छुटकारा मिलने की और इस संसार में दुख है उसकी खोज में भगवान बुद्ध ने जो है हम लोगों की मानवता, इंसानियत, ये सब चीज़ों के बारे में जो चर्चा किए हैं, तो वो चीज़ें ग्रहण करने का जगह ये है। यहाँ से अगर आप अपना जीवन परिवर्तन करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, तो बहुत ही तीर्थयात्री आके यहाँ से एक नया सिद्धांत लेके चलते, वही जगह। तो अब मैं आपको विदा चाहता हूँ और यहाँ से 500 मीटर बाहर में 1-2 स्तूपा है, बाहर में जाना पड़ेगा। 500 मीटर, आधा किलोमीटर, और राजा शुद्धोधन रानी माया देवी का जलाया हुआ जगह। और मैं वहाँ पे भी आप लोगों को लेके चलते और जाने को भी सोच रहा था। और दूसरा बात क्या है कि आपकी महाराष्ट्र के एक ग्रुप जो बहुत पहले बुकिंग हुई थी मेरी,
वो आ चुके हैं पश्चिम गेट में, हमको वेट दोनों के रोहिणी नदी, तो नदी कहाँ है? नदी यहाँ से जो है आप लुम्बिनी जाएंगे तो लुम्बिनी से एक जगह है रामाग्राम। रामाग्राम भगवान बुद्ध हाँ भगवान बुद्ध गौतम बुद्ध की रैली की स्तूपा वहाँ पे है। तो जब रामाग्राम आप जाएंगे तो लुम्बिनी और रामग्राम के बीच एक जगह है भैरहवा। तो भैरहवा से 15 किलोमीटर आप और अंदर जाएंगे तो वही रास्ता में लिखा हुआ है रोहिणी नदी। यानी कि यहाँ से लगभग आपका नहीं, यहाँ से 55 किलोमीटर, लुम्बिनी से 35, यहाँ से लगभग 55 किलोमीटर दूर जो है रोहिणी नदी है। और कपिलवस्तु राज्य पश्चिम में राप्ती नदी से लेकर पूरा में रोहिणी नदी, उत्तर में धौलागिरी से लेकर दक्षिण कुशीनगर सावा। राप्ती नदी इधर भी है? पश्चिम 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 राप्ती नदी से लेकर जो अभी आपने बताया वो अनुमा अभी राप्ती नदी है। अनुमा पहले उसको अचिरावती प्राचीन समय में अचिरावती बोलते थे। हाँ, श्रावस्ती में है। अचिरावती नदी जो है पश्चिम राप्ती हम लोग को दांग के पास पड़ेगा। हाँ। तो उसके बाद में पूरा में रोहिणी, उत्तर में धौलागिरी हिमालय, दक्षिण में कुशीनगर पावा। यानी कि 250 से लेकर 300 किलोमीटर की जो सराउंडिंग एरिया था, ये जो है शाक्य की राजधानी थी। तो ये जगह जो है ये तो ये राज्य था, ये तो अभी राजधानी। तर ही आहे कपिलवस्तू आणि कपिलवस्तूची थोडक्यात माहिती ते योगदान तर दाखव. कशी वाटली कमेंट मध्ये नक्की सांगा. विचारांना विनम्र अभिवादन. तसेच ज्या संस्थेच्या माध्यमातून भारतभर बौद्ध धर्माचा प्रचार होतो ती तमाम बौद्धांची मातृसंस्था दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय बौद्ध महासभा या धम्मसंस्थेचे राष्ट्रीय समता सैनिक दलाचे चीफ अँड कमांडर आदरणीय महाउपासिका मीराताई आंबेडकर यांच्या अश्वगतीत चाललेल्या धम्म कार्यास व त्यागास विनम्र अभिवादन. तसेच या धम्मसंस्थेचे ट्रस्टचे चेअरमॅन आदरणीय डॉक्टर हरीश राहुले यांच्या कार्यास वंदन. या ट्रस्टचे रिपोर्टिंग ॲडव्होकेट सुभाष एन.डी. जोंजले. या ट्रस्टचे धम्मसंस्थेचे राष्ट्रीय सल्लागार वंचित बहुजन आघाडीचे संस्थापक आदरणीय प्रकाश तथा बाळासाहेब आंबेडकर यांचे कार्यास वंदन. या धम्मसंस्थेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आणि समता सैनिक दलाचे अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव यशवंत आंबेडकर यांच्या कार्यास त्यागास वंदन. तसेच आज आपण कपिलवस्तूमध्ये जे आलेले आहेत त्यांनी त्या गाईड त्यांनी जी आपल्याला माहिती दिली, आपण थोडी माहिती घेतली. त्यानंतर आपण इथं बसून त्रिसरण पंचल घेणार आहोत. बालराम जाधव बौद्धाचार्य आहेत, यांना विनंती करतो त्यांनी त्रिसरण पंचल द्यायचे आहेत. सर्वांना नमामि संघं नमामि. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स. साधु साधु साधु. आपण आता सुदर्शन राज्याचे समाधी बघायला जाणार आहोत. असं थोडं बसा 5 लहानपणी किती सायकल चालवली. पहिल्याची बात वेगळी, आता शरीर जरा त्या हिशोबाने नाही आणि बाईक पण. या प्राचीन स्मारकलाई नष्ट करे बक्काय हटाए परिवर्तन करे अनधिकृत कामना लगाए वान्य कुए. ईसापूर 4ठी शताब्दी में किलो स्तूप को व्यास 52 फीट ऊंचाई, 7.5 फीट पर व्यास 26 फीट. बैको सानो स्तूप ईसा पूर्व दोस्तों पहिलो शताब्दी अगाव निर्माण. म्हणजे पहिल्या शताब्दीतलं होय ना. पहिल्या शतकात तर कपिल वस्तूहून जवळपास अर्ध्या किलोमीटरवर सिद्धोधन राजाची आणि महामायाची समाधी आहे ना गुरुजी. समाधी आहे ना सुदर्शन राजाची आणि ती महामायाची. सिद्धोधन राजाची आणि महामायाची इथं समाधी आहे. पक्का देना. हा काढतो ना.
ही महामायेची आहे ना. बसू नको वरती आहे. केवढी मोठी. ही सिद्धोदनाची आहे, ही महामायेची. संबुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिथ्याचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरमज्यपमाददाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि साधु साधु साधु. कोणाचं आहे पण